हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शंकर दयाल आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट लर्न 98 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे, हमने पेट और अदर एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट की एक नई सीरीज़ है। जी हाँ दोस्तों, इसमें 45 क्वेश्चन हैं जो हर एक सेक्शन से 5-5 क्वेश्चन लिए गए हैं। आइए दोस्तों, आगे शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, बिंदुसार किसका पुत्र था। जी हाँ दोस्तों, इसमें पूछा हुआ पहला क्वेश्चन, बिंदुसार किसका पुत्र था। इसका ऑप्शन है अशोक, सेकंड ऑप्शन है अकबर, थर्ड ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य और डी ऑप्शन है शिवाजी। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप जानते होंगे, बिंदुसार किसका पुत्र था। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, अकबर। बिंदुसार जो है यह अकबर का पुत्र था और यह मौर्य साम्राज्य जो अशोक हैं इनका पिता था ये बिंदुसार। जी हाँ दोस्तों, ये अशोक का पिता था और ये चंद्रगुप्त का पुत्र था। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, त्रिपिटक की पवित्र पुस्तक है। जो त्रिपिटक पुस्तक है वो है, इसके ऑप्शन है सिख धर्म, ऑप्शन बी है जैन धर्म, ऑप्शन सी है बौद्ध धर्म और डी ऑप्शन है मुस्लिम। जी हाँ दोस्तों, का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म। त्रिपिटक पुस्तक जो है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। इनके 3 भाग हैं, 3 भागों में इसको विभाजित किया गया है। इसमें एक पहला भाग है विनय पिटक, सेकंड भाग है इसका सूत्र पिटक और थर्ड भाग है इसका अभिधम पिटक। जी हाँ दोस्तों, ये बौद्ध धर्म से यह संबंधित है। इसके 3 भाग हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, पाल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था, यानी पाल वंश का संस्थापक कौन था। इसके ऑप्शन है गोपाल, सेकंड ऑप्शन है वियनाथन, थर्ड ऑप्शन है धर्मपाल और डी ऑप्शन है भास्करन। जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, गोपाल। गोपाल जो है ये पाल वंश का प्रथम शासक था और ये 1206 से, जी हाँ दोस्तों, ये 750 से लेके 770 तक इसका शासन था। 750 से 770 तक इसने शासन किया। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, भारत पर शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम राजवंश कौन था। इसका ऑप्शन है खिलजी राजवंश, बी ऑप्शन है गुलाम राजवंश, सी ऑप्शन है लोधी राजवंश और डी ऑप्शन है तुगलक राजवंश। जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, चौथे का बी, गुलाम वंश। गुलाम वंश जो है भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश गुलाम वंश था और ये कब से कब तक, ये 1206 से 1290 तक इन्होंने शासन किया। इनका पहला शासक था इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, शिवाजी महाराज के शासन में मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था। इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है अष्टदिग्गज, बी ऑप्शन है नवरत्न, सी ऑप्शन है अग्रहारम और डी ऑप्शन है अष्टप्रधान। जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, अष्टप्रधान। शिवाजी महाराज के शासन में मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था और इसके जो आठ मंत्रियों का इसमें जो होते थे, एक का नाम पेशवा, अमात्य, मंत्री सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव और न्यायाधीश शामिल होते थे। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। छठवां क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक निम्न में से कौन थे। जी हाँ दोस्तों, इसमें पूछा हुआ है जो प्रार्थना समाज संस्थापक हैं इसमें कौन से हैं। ऑप्शन ए है यमजी रनाडे, सेकंड ऑप्शन है आत्माराम पांडुरंग, सी ऑप्शन है ज्योतिबा फूले, डी ऑप्शन है R.C. भंडारकर। जी हाँ दोस्तों, प्रार्थना समाज के संस्थापक इसमें से कौन से होंगे, ऑप्शन बी, आत्माराम पांडुरंग। ये प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में मुंबई में आचार्य केशव चंद्र सेन के प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा इसका स्थापना किया गया। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष हुआ, अर्थात काकोरी घटना कब हुआ है। इसका ऑप्शन है 1925, सेकंड ऑप्शन 1924, थर्ड ऑप्शन है 1926, डी ऑप्शन है 1927। जी हाँ दोस्तों, काकोरी षड्यंत्र केस कब हुआ। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए,
1925 में। यह 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ और सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान जो लखनऊ में पड़ता है, यहाँ पे एक ट्रेन को, ये सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना को लूट लिया गया, जिसमें कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें जैसे निम्न लोग हैं: राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल, राजेंद्र लाड़ी इत्यादि को फांसी दिया गया। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने निम्न में से किस पार्टी की स्थापना की? इसके ऑप्शन है अभिनव भारत, सेकंड ऑप्शन है आज़ाद हिंद सेना, सी ऑप्शन है रेवोल्यूशनरी आर्मी और डी ऑप्शन है फॉरवर्ड ब्लॉक। जी हाँ दोस्तों, का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, फॉरवर्ड ब्लॉक। सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ये इन्होंने कब स्थापना किया? 1939 में, 1939 में त्रिपुरा के बाद जब इन्होंने अपना कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया, उसके पश्चात इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बोलते हैं। आज का 9वां क्वेश्चन है, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की? इसके ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1858, सेकंड ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1835, सी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1833, डी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1947। जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट, भारत सरकार अधिनियम 1858। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत ही ये कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी से सारे पावर अब कहाँ चले गए? ब्रिटिश क्राउन के पास। ये जब 1857 की क्रांति हुई, उसके पश्चात यहाँ पे सीधे क्राउन, वहाँ के जो महाराज होते ब्रिटेन के, उनके अधीन आ गया यहाँ का सारा राजनीतिक शक्तियाँ। क्वेश्चन नंबर 10, स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू के साथ निम्न में से किसकी प्रमुख भूमिका थी? ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सेकंड ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, सी ऑप्शन है बिपिन चंद्र पाल और डी ऑप्शन है चित्तरंजन दास। जी हाँ दोस्तों, इसका 10वां क्वेश्चन है। इसमें पूछा हुआ है स्वराज पार्टी का जो स्थापना हुआ उसमें मोतीलाल नेहरू थे, एक दूसरा कौन था? जी हाँ दोस्तों, ये जनवरी 1923 में, 1923 में सी आर दास माने यानी चित्तरंजन दास और जवाहर मोतीलाल नेहरू ने इसका गठन किया, जिसमें मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे और सी आर दास इसके अध्यक्ष थे। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा हुआ भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ऑप्शन है कश्मीर घाटी में, सेकंड ऑप्शन है फूलों की घाटी में, सी ऑप्शन है शांत घाटी में और डी ऑप्शन है सुरमा घाटी में। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर आप जल्द से जल्द बताएं। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन होगा, इसमें से सही ऑप्शन है शांत घाटी। जी हाँ दोस्तों, कौन सा? शांत घाटी। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता शांत घाटी में पाई जाती है। ये शांत घाटी है कहाँ पे? ये शांत घाटी या साइलेंट वैली इसको कहते हैं, केरल में अवस्थित है। या कहाँ पे है? केरल में, केरल राज्य में यह स्थित है, जहाँ पे सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थान है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा हुआ है, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं? मतलब कहाँ पे भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी मिलकर किस स्थान पे मिलती हैं? इसके ऑप्शन है कर्णप्रयाग, सेकंड ऑप्शन है देवप्रयाग, सी ऑप्शन है रुद्रप्रयाग और डी ऑप्शन है गंगोत्री। जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, देवप्रयाग। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों मिलकर क्या बन जाती हैं? गंगा कहलाती हैं। जी हाँ दोस्तों, भागीरथी और अलकनंदा नदी ये जहाँ पे मिलती हैं, ये स्थान है देवप्रयाग में, और देवप्रयाग में ही इसको गंगा कहा जाता है। इनके सम्मिलित धारा को गंगा के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं, 13 की तरफ। कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा चमकीला है? ऑप्शन मंगल, बी ऑप्शन शुक्र, सी ऑप्शन बुध और डी ऑप्शन बृहस्पति। जी हाँ दोस्तों, सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, शुक्र। शुक्र को सबसे अधिक चमकीला ग्रह कहते हैं
और शुक्र यह सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। इसे भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहा जाता है। और मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। बुध सबसे छोटा ग्रह हो गया और बृहस्पति सबसे बड़ा। जी हाँ दोस्तों, अगर क्रमवाइज में इसको किया जाए सबसे पहले आएगा बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। इसका ऑप्शन है लेक सुपीरियर, बी ऑप्शन है हाइड्रा स्वान, सी ऑप्शन है लेक विक्टोरिया, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए लेक सुपीरियर। लेक सुपीरियर जो है दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। यह कहाँ पे स्थित है? अमेरिका में। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील लेक ऑफ सुपीरियर है। यह कहाँ पे है? ये अमेरिका में स्थित है। अगर ये पूछे विश्व का सबसे बड़ा झील कौन सा है तो इसका ऑप्शन होगा कैस्पियन सागर, लेकिन वह खारे पानी की झील है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा हुआ है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन है अनायमुड्डी, बी ऑप्शन है डोडा बेटा, सी ऑप्शन है अमरकंटक और डी ऑप्शन है महेंद्रगिरी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट। ये अनायमुड्डी है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, 2695 मीटर। और दूसरी इसकी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। फर्स्ट हो गया, सेकंड, दूसरा जो है डोडा बेटा। यह नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर, 2637 मीटर। और महेंद्रगिरी जो है ये पूर्वी पहाड़ी है उड़ीसा के पास, यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द किसने प्रस्तावित किया? इसके ऑप्शन है अमर सेन, बी ऑप्शन है राज कृष्णा, सी ऑप्शन है VKRV राव, डी ऑप्शन है कौशिक बासु। जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ किसने प्रस्तावित किया? इसका ऑप्शन होगा बी राइट, राज कृष्णा। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ पद भारतीय अर्थशास्त्री राज कृष्ण की देन है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नतम वृद्धि दर को संबंधित है। ये हिंदू ग्रोथ ऑफ रेट किसने दिया? राज कृष्णा ने। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है भारत में कृषि क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? इसका ऑप्शन है प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी, बी ऑप्शन है संरचनात्मक बेरोजगारी, सी ऑप्शन है प्रचंड बेरोजगारी और डी ऑप्शन है स्वैच्छिक बेरोजगारी। जी हाँ दोस्तों, का कौन सा ऑप्शन होगा? इसका ऑप्शन सी इज राइट, प्रचंड बेरोजगारी, ऑप्शन सी। प्रचंड बेरोजगारी भारत के कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? प्रचंड बेरोजगारी का अर्थ होता है कि जैसे कृषि में काम होता है 1-2 आदमी का, उसमें पूरा परिवार मतलब 7-8 लोग या जितने भी एक परिवार में होते हैं सब मिलकर काम करते हैं। इसे कहते हैं प्रचंड बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, तो क्वेश्चन सबसे आसान है, आप सब जानते ही होंगे। इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन बी स्वामी एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक या जन्मदाता भी माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है श्वेत क्रांति व्हाइट रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? व्हाइट रेवोल्यूशन का संबंध किससे? इसका ऑप्शन दूध, मछली, फसल या अंडा। इसका सही ऑप्शन होगा दूध। जी हाँ दोस्तों, भारत में श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटे का अनुमान क्या है? जी हाँ दोस्तों, इसमें पूछा हुआ वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटे का अनुमान क्या है? इसका ऑप्शन है जीडीपी में 3.6% और 6%, 5.9% और 6.4%। जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा जीडीपी में 6.4%। ये है राजकोषीय घाटे का अनुमान 2022-23 में है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। आज का 21वां क्वेश्चन है भारत संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में वर्णित है। पहला ऑप्शन है 11वीं सूची में, बी ऑप्शन है 10वीं अनुसूची में,
सी ऑप्शन है 13वीं अनुसूची में और डी ऑप्शन है 12वीं अनुसूची में। जी हाँ दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन यानी 73वां संविधान संशोधन 1992 में आया। 92 या 93 दोनों लिखा रहता है। इसमें पंचायतों से संबंधित है। यह 11वीं अनुसूची में, हमारे संविधान के 11वीं अनुसूची में वर्णित है। इसके अनुसार से पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया और इनका मतलब प्रत्येक वर्ष पे 5 साल में इनका चुनाव भी करवाने का निर्देश दिया गया। इसमें कितने विषय हैं? इसमें 29 विषय शामिल हैं, 29 विषय। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा हुआ है, यह सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है? पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री अपना पद त्याग देता है। बी ऑप्शन है संसद भंग हो जाती है। सी ऑप्शन है राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कुछ नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, यह सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाती है, उसमें क्या प्रभाव पड़ता है? जी हाँ दोस्तों, ये सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाती है तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका ऑप्शन होगा डी, उपयुक्त में से कुछ नहीं होता है। अर्थात जो सरकार होती है वो किसके प्रति सरकार जो होती है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? जो सरकार होती है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। इसीलिए यह सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाती है, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? इसके ऑप्शन है आयु 35 वर्ष पूरी कर चुका हो। सेकंड ऑप्शन है पढ़ा लिखा हो। सी ऑप्शन है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आहर्त हो। डी ऑप्शन है भारत का नागरिक हो। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 में है, इसमें से क्या आवश्यक नहीं है? इसमें ऑप्शन बी राइट, पढ़ा लिखा हो, ऐसा कहीं पर उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 58 के तहत राष्ट्रपति को निर्वाचन होने की आर्हता का उल्लेख है। जी हाँ दोस्तों, जिसमें ये लिखा हुआ है कि उसकी आयु 35 वर्ष हो, भारत का नागरिक हो और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो। ये सब इसकी योग्यता है, ना कि ये नहीं लिखा कहीं पर कि पढ़ा लिखा हो। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। 24वां क्वेश्चन है, निम्न युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें संविधान के भाग दिए हुए हैं और विषय दिया हुआ है। भाग सेकंड में क्या है? नागरिकता। भाग थर्ड में क्या है? मूल अधिकार। भाग फोर्थ में क्या है? राज्य के नीति के निर्देशक तत्व। और भाग 5 में क्या है? मूल कर्तव्य। जी हाँ दोस्तों, इसमें क्या सम्मिलित नहीं है? जी हाँ दोस्तों, इसमें कौन सा सम्मिलित गलत है? भाग सेकंड में नागरिकता से संबंधित है, सही है। भाग थर्ड में मूल अधिकार से संबंधित है, ये भी सही है। और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी सही है। भाग 5 में जो है ये मूल कर्तव्य ना होके इसमें है संघ है, संघ सरकार, इनमें संघ दिया हुआ है। मूल कर्तव्य किस भाग में है? भाग 4A में है। जी हाँ दोस्तों, किसमें है? 4A में। इसका अर्थात इसका सुमेलित नहीं है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है यह सही सुमेलित नहीं है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 तरफ चलते हैं। 25वां क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचन होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। मतलब जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचन हो सकता है उसके लिए कितनी आयु होनी जरूरी है? इसका ऑप्शन है 18 वर्ष। सेकंड ऑप्शन है 21 वर्ष। सी ऑप्शन है 25 वर्ष और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसका क्या ऑप्शन होगा? कौन सा सही होगा? जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा 25 वर्ष, 25 वर्ष। लोकसभा सदस्य या चुनाव निर्वाचन होने के लिए 25 वर्ष आयु होना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन 25 का 25 वर्ष होना जरूरी है। किस अनुच्छेद में अगर इसके उल्लेख हुआ हुआ तो अनुच्छेद 84 के तहत इसका लोकसभा में निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा का निर्धारण किया गया है। अगर यह राज्यसभा में पूछे, राज्यसभा में कितना होना चाहिए? राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होना जरूरी है। और ग्राम पंचायत या ग्राम प्रधान के लिए जो होता है वो 21 वर्ष। 21 वर्ष में वो प्रधान ही लड़ सकता है और 30 वर्ष में राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। और लोकसभा या विधायक जो होते हैं, सांसद होते हैं, ये 25 वर्ष में बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 है, न्यूटन का पहला नियम के रूप में जाना जाता है। इसका ऑप्शन है घर्षण का नियम। सेकंड ऑप्शन है अघूर्ण का नियम। सी ऑप्शन है जड़त्व का नियम और डी ऑप्शन है गति का नियम। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 है, इसमें न्यूटन का नियम के रूप में जाना जाता है। पहला नियम, न्यूटन का पहला नियम क्या है? न्यूटन का पहला नियम ये है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था या गति अवस्था में है
वह तब तक गति अवस्था या विराम अवस्था में रहे जब तक उस पर कोई बल लगाकर उसको रोका या गतिमान ना किया जाए। तो ये किसका नियम है? जड़त्व का नियम है। इसका पहला ऑप्शन सी राइट। एक न्यूटन का पहला नियम किसका है? जड़त्व का नियम। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आवृत्ति, सेकंड ऑप्शन है तारत्व, और सी ऑप्शन है इसका आयाम, और डी ऑप्शन है प्रबलता। जी हाँ दोस्तों, इसकी प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन आवृत्ति, इसका ऑप्शन होगा ए इज राइट, आवृत्ति। प्रति सेकंड जो दोलने होती हैं उनको क्या कहते हैं? आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसके मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक कंपन प्रति सेकंड होता है या हर्ट्ज होता है? हर्ट्ज, इसका मात्रक हर्ट्ज या कंपन प्रति सेकंड होता है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। 28वां क्वेश्चन है आज का। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार निम्न में से किसमें सोडियम के समान गुण होते हैं? इसका ऑप्शन है बेरिलियम, बी ऑप्शन है मैग्नीशियम, सी ऑप्शन है पोटेशियम, और डी ऑप्शन है लिथियम। जी हाँ दोस्तों, ये न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार सोडियम के समान गुण किसमें होते हैं? जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन लिथियम। सोडियम के समान गुण किसमें होते हैं? लिथियम में। अगर इसमें यह दिया होता कि ये मैग्नीशियम में किसके समान गुण होते हैं तो इसमें ऑप्शन होता बेरिलियम और मैग्नीशियम में अधिकतर समानता होती है, और इसके सोडियम के समान गुण किसमें होते हैं? लिथियम में। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। 29वां क्वेश्चन है, दूध में पाया जाने वाला प्रमुख प्रोटीन कौन सा है? इसके ऑप्शन है एल्बुमिन, बी ऑप्शन है ग्लोब्यूलिन, सी ऑप्शन है ग्लोबिन, और डी ऑप्शन है कैसीन। जी हाँ दोस्तों, 29 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन डी इज राइट, कैसीन। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कैसीन। दूध में कैसीन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है, इसी के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। जी हाँ दोस्तों, किसके कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है? कैसीन के कारण। और गाय के दूध में हल्का जो पीलापन होता है वो किसके कारण होता है? अगर पूछे उसका कौन सा गाय के दूध पीलापन जो होता है उसके कैरोटीन, उसमें कौन से विटामिन पाए जाते हैं? कैरोटीन। गाय के दूध में कैरोटीन पाया जाता है जिसके गाय का दूध हल्का पीला होता है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31वां क्वेश्चन है, बेरी रोग निम्न में से किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन B2, और सेकंड ऑप्शन का विटामिन B1, और सी ऑप्शन है विटामिन B12, और डी ऑप्शन है विटामिन ई। बेरी रोग विटामिन B1 की कमी के कारण होता है, जिसका रासायनिक नाम थायमिन, जिसका रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। इसका बेरी रोग किसके कमी से होता है? ऑप्शन बी राइट, विटामिन B1। और विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन, इसे कहते हैं थायमिन। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 31वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा हुआ हिंदी से है, उत्तरायण का विलोम है। उत्तरायण का विलोम क्या होता है? पौरायण, सेकंड ऑप्शन है पुरातन, सी ऑप्शन है दक्षिणायन, और डी ऑप्शन नारायण। जी हाँ दोस्तों, ये इसका ऑप्शन सी राइट होगा, उत्तरायण का विलोम दक्षिणायन होता है। जी हाँ दोस्तों, और ये इसका पुरातन का अगर विलोम पूछे तो क्या होता है? नूतन। पुरातन मतलब पुराना, और नूतन मतलब नया। उत्तरायण का दक्षिणायन होता है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32वां क्वेश्चन आज का है, वह स्त्री जिसका पति प्रदेश गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द है। मतलब कोई स्त्री है जिसका पति प्रदेश गया हो, उसके लिए कौन सा शब्द इसमें सही होगा? इसका ऑप्शन ये है नवोढ़, बी ऑप्शन है प्रत्यय पतिका, सी ऑप्शन है प्रोषित पतिका, डी ऑप्शन है आगत पतिका। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 में ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी सही है, प्रोषित पतिका। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश गया हो उसके लिए होता है एक शब्द प्रोषित पतिका, इसका सी ऑप्शन इज राइट। अगर ये नवोढ़ पूछता, नवोढ़ का अर्थ होता है नई ब्याही हुई स्त्री, जिसका भी हाल ही में शादी हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? नवोढ़। ये प्रोषित पतिका होता है वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने वाला हो, उसके वियोग में दुखी होती है, तो उसके लिए प्रत्यक्ष पतिका होता है। और डी ऑप्शन जो है इसका आगत पतिका। आगत पतिका का अर्थ होता है उसका पति अभी हाल ही में लौटा हो घर पे, उसके लिए होता आगत पतिका।
जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33, 33वां क्वेश्चन है, निम्न में से यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसका ऑप्शन है हंससुधा, बी ऑप्शन है अर्कजा, सी ऑप्शन है कृष्णा और डी ऑप्शन है कुलंकसा। जी हाँ दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? 33वां का ऑप्शन डी सही है। ये क्वेश्चन के अनुसार से कुलंकसा, हंससुधा, अर्कजा, कृष्णा, ये जो तीनों हैं ये यमुना के पर्यायवाची शब्द हैं। ये यमुना के पर्यायवाची शब्द हैं। यमुना के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं इसमें से? हंससुधा, अर्कजा, कृष्णा। जी हाँ दोस्तों, यमुना के पर्यायवाची ये तीनों हैं। और यमुना का हंससुधा, अर्कजा, कृष्णा, इसका और होता है जो यमुना का सूर्यतन्या इत्यादि होते हैं, ये यमुना के पर्यायवाची हैं। लेकिन कुलंकसा जो है ये नदी के पर्यायवाची होती है। किसकी? नदी की। ये नदी का पर्यायवाची है कुलंकसा। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। 34वां क्वेश्चन है, प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। प्रयोजन का कौन शब्द है जो समानार्थी शब्द नहीं है? इसमें पूछा हुआ है ऑप्शन ए हेतु, बी ऑप्शन लक्ष्य, सी ऑप्शन उद्देश्य, डी ऑप्शन नियोजन। जी हाँ दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन डी इज राइट, नियोजन। प्रयोजन का समानार्थी शब्द नियोजन नहीं है। बाकी हेतु है, लक्ष्य है और उद्देश्य है। प्रयोजन के समानार्थी शब्द ये सब हैं, पर ये नियोजन छोड़ के। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 है, बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? इसका ऑप्शन है बहिष प्लस सकार, बी ऑप्शन है बहिष प्लस आकार, सी ऑप्शन है बहि प्लस कार और डी ऑप्शन है बहिर प्लस कार। जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, बहिष प्लस कार। बहिष्कार का संधि विच्छेद ऑप्शन सी राइट, बहिष प्लस कार होता है। यह एक विसर्ग संधि का उदाहरण है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 है। 36वां क्वेश्चन है, बगदाद की राजधानी है। बगदाद की राजधानी क्या है? जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा बगदाद की राजधानी क्या है? इराक। इराक, थाईलैंड, चीन, रूस। जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा इराक। बगदाद की राजधानी क्या है? इराक। इराक है राइट। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। 37वां क्वेश्चन है आज का, चेराव का लोक नृत्य है। चेराव का लोक नृत्य क्या है? ऑप्शन ए है मिजोरम, ऑप्शन बी है पांडुचेरी, सेकंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है गुजरात, डी ऑप्शन राजस्थान। जी हाँ दोस्तों, चेराव का लोक नृत्य कहाँ का है? चेराव। इसका ऑप्शन ए राइट होगा, मिजोरम। मिजोरम का लोक नृत्य क्या है? चेराव। चेराव लोक नृत्य एक पारंपरिक लोक नृत्य है, या इसे भी बम्बू नृत्य भी कहा जाता है। यह कहाँ पे होता है? मिजोरम में। इसे क्या कहता है? बम्बू नृत्य भी कहा जाता है, बम्बू नृत्य। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। 38वां क्वेश्चन आज का है, कितने भारतीय राज्यों की सीमा भूटान की सीमा से लगती है? इसका ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 2, डी ऑप्शन है 3। जी हाँ दोस्तों, इसका कितने राज्य हैं जो भूटान की सीमा लगती है? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए राइट, 4। जी हाँ दोस्तों, 4 राज्य हैं जो भूटान से भारत की सीमा लगती है। इसके कौन कौन से राज्य होंगे? पहला राज्य होगा सिक्किम। क्या होगा पहला? सिक्किम। सेकंड होगा आसाम, थर्ड होगा अरुणाचल प्रदेश और इसका चौथा होगा पश्चिम बंगाल। क्या होगा? पश्चिम बंगाल। जी हाँ दोस्तों, ये 4 राज्य हैं जिनकी सीमाएं भूटान से लगती हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है। 39 क्वेश्चन है, भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मैसूर, सेकंड ऑप्शन है अहमदाबाद, थर्ड ऑप्शन है मुंबई और डी ऑप्शन है पुणे। जी हाँ दोस्तों, भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी राइट, पुणे। भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान पुणे में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 है, लेडी विद द लैंप किसे कहा जाता है? लेडी विद द लैंप किसे कहा जाता है? इसका ऑप्शन सरोजिनी नायडू, बी ऑप्शन जोन ऑफ आर्क, सी ऑप्शन है मदर टेरेसा और डी ऑप्शन है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। जी हाँ दोस्तों, का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैंप के नाम से जाना जाता है। हाँ जी हाँ दोस्तों, इसका सही है। और ये सरोजिनी नायडू को किस नाम से जाना जाता है, ये आप कमेंट करके बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका सही, सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। अगर ये क्वेश्चन में पूछे कि
नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है या किसे जाना जाता है? इसका ऑप्शन होगा सरोजिनी नायडू। और लेडी विद द लैम्प तो ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41 41वां क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO में कितने सदस्य देश हैं? इसका ऑप्शन होगा 144, बी ऑप्शन 145, सी ऑप्शन 139, डी ऑप्शन है 164। जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 164। 164 देश जो हैं ये इस समय वर्तमान में WTO के सदस्य देश हैं। 42वां आज का 42वां क्वेश्चन है, फील्ड्स मेडल पुरस्कार जीतने वाली दूसरी महिला क्या नाम है? जो फील्ड्स मेडल पुरस्कार किसने जीता, दूसरी महिला है वो। इसका ऑप्शन है मरियम मिर्जा खानी, बी ऑप्शन है कैथरीन जोन्स, सी ऑप्शन है सेंटा बारबारा, डी ऑप्शन है इसका मैरीना बियाजोस्का। जी हाँ दोस्तों, का सही ऑप्शन होगा मैरीना बियाजोस्का। ये कहाँ के रहने वाले हैं अगर पूछे तो ये यूक्रेन के रहने वाली एक महिला हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कहाँ की हैं? यूक्रेन की। इन्होंने यह दूसरी बार यह मेडल जीता हुआ है। जी हाँ दोस्तों, पहली बार अगर पूछे कौन सा किसने जीता है तो इसका पहले बार जो महिला जीती है उनका नाम है मरियम मिर्जा खानी। ये पहली बार इन्होंने फील्ड्स मेडल पुरस्कार जीता है। जी हाँ दोस्तों, और ये फील्ड मेडल पुरस्कार को अगर पूछे किस नाम से और अदर नाम से जाना जाता है तो इसके कहते हैं फील्ड मेडल को, गणित का नोबेल पुरस्कार भी इसे फील्ड मेडल को कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 आज का है, इसमें पूछा पुस्तक जो पुस्तक है भारतीय संविधान अनकही कहानी के लेखक कौन है? जी हाँ दोस्तों, इसके ऑप्शन है अमोल मजुमदार, बी ऑप्शन है आशुतोष मुखर्जी, सी ऑप्शन है राय बहादुर राय, डी ऑप्शन है रामेंद्र अस्थाना। जी हाँ दोस्तों, का सही ऑप्शन होगा राय बहादुर राय। इन्होंने ही भारतीय संविधान अनकही कहानी के लेखक कौन है? राय बहादुर राय। इसका विमोचन किसने किया? इसका विमोचन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये जून 2022 में इस पुस्तक का विमोचन इन्होंने किया। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44 आज का 44वां क्वेश्चन है, जून 2022 में संपन्न हुए भारत की प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब मध्य प्रदेश ने किसे पराजित कर पहली बार जीता? जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन है कर्नाटक, मुंबई, बंगाल और तमिलनाडु। जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा मुंबई को हराकर मध्य प्रदेश पहली बार रणजी ट्रॉफी जीती है। जी हाँ दोस्तों, पहली बार रणजी ट्रॉफी मध्य प्रदेश जीता है, किसको हराकर? मुंबई को। आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है। ये क्वेश्चन नंबर 45 है आज का, प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, ये तो सब आप सब जानते ही होंगे। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? 5 जून, 8 जून, 22 मई या 17 मई? जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा 5 जून को। 5 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, पर इस वर्ष जो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया गया उसका थीम क्या था? जी हाँ दोस्तों, इसका थीम था केवल एक पृथ्वी, ओनली वन अर्थ। जी हाँ दोस्तों, आज के सेशन में हमने 45 क्वेश्चन लेके आए थे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।